हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी के द्वारा जो भी अभी तक 2026 में एग्जामिनेशन लिए गए हैं उनमें जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन काफ़ी डिटेल होगा ताकि आपका जो आने वाला एग्जामिनेशन है जो कि 72nd बीपीएससी है सीएससी, इसका डेट जो है वो पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो आई थिंक 2 महीने के आसपास आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो उसमें जो भी प्रीवियस ईयर में 2026 में पूछे गए हैं उनको यहाँ पे हम काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये उस सीरीज है, उस सीरीज में ये पार्ट नंबर 1 है और ऐसे ही करके हम कई सारे पार्ट इस सीरीज है उसमें लेके आएंगे ताकि चीजें आपको क्लियर हो सके और उससे संबंधित यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उनको जो है वो समझ भी सकें और उनका उत्तर दे भी सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि यदि आपको बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उनसे उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको यदि आपको देखना है, उनको यदि आपको डिटेल से समझना है तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू सीरीज है, ये एक प्लेलिस्ट है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा और वहां पे जाके इसको चेक करिएगा। इसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल रखा है, तो वहां से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए 2025 तक जितने भी एग्जामिनेशन बिहार में हुए हैं उनके सारे क्वेश्चंस एक जगह आपको चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके लिए आपको मिनिमम अमाउंट जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा, तब आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। पीडीएफ जो है वो बाइलिंगुअल होता है तो लैंग्वेज में कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। ठीक है। इस बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर इस संदर्भ में जो हमारा व्हाट्सएप है उस पर कैटलॉग बना हुआ है उसको भी आप जाकर चेक कर सकते हो। सारा चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे भी चीजें आपको जो है वो मिलती है। ठीक है। जो क्वेश्चंस होता है वो इसी तरीके से होता है, इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। यदि एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा पीडीएफ जो होता है ना उसकी संख्या बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ पेज की संख्या बढ़ जाएगी, पेजेस की संख्या। दैट्स वाई एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाता है। हाँ, एक्सप्लेनेशन को वीडियो में किया जाता है ताकि आपके लिए जो भी रेलिवेंट हो आप उसको समझ सके, बस। ठीक है। तो इसमें हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले इसी बात पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे कई सारे एग्जामिनेशन हैं जो बीपीएससी के द्वारा 2026 में हुए हैं। जैसे कि मैं बताऊं तो सबसे पहला जो एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे वो एग्जामिनेशन हुआ है बीपीएससी ऑडिटर का, अंकेक्षक जिसको कहते हैं। इसका पेपर 5 जुलाई 2026 को हुआ है। वैसे ही कई सारे पेपर हुए जैसे असिस्टेंट इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट का क्वेश्चन पेपर जो है वो 11/6/2026 को हुआ है। ठीक है। वैसे ही देखो बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्जामिनेशन जो है वो 23/4/2026 को हुआ था। बीपीएससी स्टेनोग्राफर का जो क्वेश्चन पेपर है वो 11/6/2026 को हुआ था। बीपीएससी स्पेशल स्कूल टीचर का हुआ था 29/1/2026 को। बीपीएससी एईडीओ का हुआ था जिसका मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। 14 से 20 अप्रैल तक एग्जामिनेशन हुआ था जो कि कैंसिल हो गया है। तो इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने डिस्कस कर दिया है। उसके बाद जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो बीपीसी एएसओ मेंस का है, जो भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। ये आप चेक कर सकते हो। वो इसी प्लेलिस्ट में इस वीडियो जो होगा ये सब मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से कौन-कौन जो क्वेश्चंस है उसको हमने डिस्कस कर रखा है। तो ये वाला कर रखा है, ये वाला कर रखा है। बाकी इतने जो क्वेश्चंस है इनको डिस्कस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5 पेपर है वो डिस्कस किया जाएगा जो कि अभी हुआ है। और 2-3 पेपर मैं देख रहा हूँ कि अभी रिसेंट में हुए हैं तो उनको भी देख लूंगा, जो कि जैसे 15 जुलाई को शायद एक पेपर हुआ है। हाँ, 15 जुलाई को हुआ तो उसको भी डिस्कस कर लूंगा, उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस है उनकी शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो ये जो पेपर है वो किसका है, तो अंकेक्षक वाला जो बताया ना वो पेपर है ये। ठीक है। तो सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है आपको स्टेटमेंट्स और बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। और ये 5 ऑप्शन वाला है जिसमें प्रयास नहीं किया गया है, एक अटेम्प्ट रहता है ना कि नॉट अटेम्प्टेड, वो वाला ऐड हुआ है। ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि माधव गॉडगिल है वो रिलेटेड है इन्वायरमेंटल साइंस से। तो ये जो माधव माधव गॉडगिल जो है वो भारत के एक इकोलॉजिस्ट है। मतलब जो इन्वायरमेंटल साइंस है, प्राकृतिक पारिस्थितिकीविद हैं।
और पर्यावरण से संबंधित ये वैज्ञानिक हैं। इन्होंने वेस्टर्न घाट जो है ना, वेस्टर्न घाट जो हमारा ऐसे भारत है ना, तो यहाँ पे जो यहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएं आती है ऐसे करके, इनको वेस्टर्न घाट जो है वो कहा जाता है। और इधर वाली जो पर्वत श्रृंखलाएं आती है, इनको जो है वो ईस्टर्न घाट जो है वो कहा जाता है। और जब दोनों यहाँ पे आके दोनों मिलती हैं तो उनको जो है वो नीलगिरी पर्वत बोला जाता है। ठीक है। तो ये जो ईस्टर्न घाट जो पर्वत है, ठीक है, ये जो वेस्टर्न घाट पर्वत है, इसी वेस्टर्न घाट पर्वत से संबंधित जो वेस्टर्न घाट के संरक्षण से रिलेटेड, वहाँ के प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो गॉडगिल है वो संबंधित है। और इन्होंने एक जो है वो कमेटी की अध्यक्षता की थी, जिसको गॉडगिल समिति भी कहा जाता है, गॉडगिल कमेटी भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल एक बना था, उस पैनल के नाम से इस जो गॉडगिल कमेटी है इसको कहा जाता है। और इस कमेटी ने 2011 में पश्चिमी घाट को जो है वो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील जो क्षेत्र होता है ना, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया या फिर इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है ना, वो इनको घोषित किया गया था। तो गॉडगिल समिति से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 2011 में इन्होंने घोषित करवाया था पश्चिमी घाट को। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला तो ये सही हो जाएगा कि ये तो है। ठीक है। दूसरा जो सवाल आ रहा है आपका, वो बोल रहा है कि के कस्तूरी रंगन जो है, ये रिलेटेड है स्पेस साइंस से। के कस्तूरी रंगन स्पेस साइंस से रिलेटेड है। तो के कस्तूरी रंगन जो है वो एक स्पेस साइंटिस्ट है। ये इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इसी के साथ साथ के कस्तूरी रंगन जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है 2020 में जो आया था, जो नई शिक्षा नीति आई थी, उसके अध्यक्ष भी थे। उसकी जो ड्राफ्ट था उसके अध्यक्ष भी के कस्तूरी रंगन ही थे। और ये जो है वो एक स्पेस साइंटिस्ट है, के कस्तूरी रंगन। तो ये आपको इसके बारे में याद आपको रखना है। ये दो चीजों से संबंधित है। उसके बाद राजगोपाल चिदम्बरम जो है वो किससे संबंधित है, तो वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, राजगोपाल चिदम्बरम। तो ये जो है वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। तो ये दूसरा है, वो भी स्टेटमेंट सही है। और ये जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट राजगोपाल चिदम्बरम, तो ये भी जो है वो एक सही स्टेटमेंट जो है वो है। ये जो महत्वपूर्ण इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो इन्होंने पोखरन जो था, पोखरन भी दो था ना, तो ये पोखरन जो टू था, पोखरन टू जो था ना, वो पोखरन टू से संबंधित है। परमाणु परीक्षण जो ऑपरेशन शक्ति था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय आया था ना, वाजपेयी बोल रहा हूँ, उनका नाम भी मैं भूल रहा हूँ, वाजपेयी तो नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी वाजपेयी, कुछ कंफ्यूजन है। तो लाल कृष्ण आडवाणी वाजपेयी, हाँ वाजपेयी ही है, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑपरेशन शक्ति उसी के समय संबंधित है। ठीक है। तो ये हो गया। तो तीन स्टेटमेंट तो सही हो गया। तो 1 2 3 तो सही है, 1 2 3, लेकिन 4 भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 4 भी है। तो अब देखते हैं। तो उबैद उबैद सिद्दीकी जो है वो एक बायोलॉजिकल साइंस साइंटिस्ट है। तो ये जो है वो उबैद सिद्दीकी जो थे, वो कौन से साइंटिस्ट थे, तो वो जो है वो न्यूरोजेनेटिक्स, एक जैविक वैज्ञानिक थे। ठीक है। एक बायोलॉजिकल साइंस साइंटिस्ट थे। और वो भी किस संबंध में, तो न्यूरोजेनेटिक्स में। ठीक है। न्यूरो न्यूरो मतलब जो भी न्यूरॉन से संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है, न्यूरोजेनेटिक्स। न्यूरोजेनेटिक्स तो न्यूरो से संबंधित जो भी जेनेटिक्स है उनसे। इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस की इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की थी। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो उबैद सिद्दीकी हैं, इन्होंने ये एक न्यूरो जेनेटिक्स से संबंधित साइंटिस्ट है, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है। और इन्होंने जो है वो क्या किया है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो होता है उसके अंदर एक संस्थान होती है जिसको बोला जाता है नेशनल सेंटर नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस। तो उस नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस को एस्टेब्लिश किसने किया था, तो उबैद सिद्दीकी ने ही किया था। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो यहां से आपका 1 2 3 4 चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पे आप जाओगे, ऑप्शन नंबर सी के था। तो यहाँ से क्या चीजें समझ में आ गई आपको, जो भी रिलेटेड था वो समझ में आ गया। कुछ और मैं बता दूं तो इसरो के फादर आपसे पूछा जा सकता है, तो विक्रम साराभाई याद रखिएगा। भारत में न्यूक्लियर
प्रोग्राम जो है उसके फादर यदि आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा होते हैं। हरगोविंद खुराना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है तो वो जो है वो भारत में भारतीय मूल के व्यक्ति थे, मतलब भारतीय थे लेकिन नागरिकता भारतीय की नहीं थी उनकी। तो भारतीय मूल के वो व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज जो है वो मिला था 1968 में मिला था। और वो भी एक जो है वो जैविक विज्ञान ही थे, उनको उन्होंने जेनेटिक कोड खोजा था, उसके कारण से उनको ये जो है वो प्राइज जो है वो मिला था। तो आपको ये सब याद होना चाहिए कि कौन किससे संबंधित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि भारत में नव युवतियों के लिए एचपीवी ह्यूमन पेपियोलोमा वायरस जो है उसका जो है वो वैक्सीन दिया जा रहा है, टीकाकरण किया जाता है। तो इस टीकाकरण किस प्रकार के कैंसर को दूर या फिर खत्म करने के लिए किया जाता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है उसका वैक्सीनेशन जो है वो यंग गर्ल में दिया जा रहा है, स्टार्ट हुआ है भारत सरकार के द्वारा। तो ये किसको एलिमिनेट या प्रिवेंट करने के लिए किया गया है? किस टाइप के कैंसर को? ठीक है, किस टाइप के कैंसर को? तो कैंसर कई सारे टाइप के होते हैं, जिस ऑर्गन को वो अफेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका नाम जो है वो चेंज होते रहता है। कैंसर आखिर है क्या? तो कैंसर सीधा सा मतलब है जो आपका टिश्यू होता है। टिश्यू क्या है? टिश्यू जो है वो कई सारे सेल से मिलकर बना होता है। तो आपकी जो कोशिका होती है और आपका जो उत्तक होता है, इनका जो है वो इनका जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगता है, जिस कारण से उसका जो है वो लेंथ बढ़ने लगता है। तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन जब होता है ना टिश्यू में, सेल में, तो वही कैंसर जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन पेपियोलोमा वायरस जो होता है एक बहुत ही जनरल, बहुत ही सामान्य जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ये होता है, एसटीआई बोला जाता है इसको, एसटीआई। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ऐसा इन्फेक्शन जो यौन से संबंधित हो, जब आप इंटरकोर्स करते हो तो उससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहा जाता है। यह जो होता है वो मुख्य रूप से आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो मुख्य रूप से एसटीआई जो होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वाला जो बीमारी होता है, वो आपको आपको देखने को मिलेगा कहाँ? तो महिला जो होती है, महिला का जो गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है ना, सर्वाइकल कैंसर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो जो ग्रीवा होती है वहां पे ये होता है। तो सर्वाइकल कैंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है वो प्राइमरली कॉज है ऑलमोस्ट ऑल सर्वाइकल कैंसर्स इन वुमेन। ठीक है, भारत में महिलाएं जो होती हैं वहां पे आपको ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसके बाद यदि हम बीमारियों में बात करें तो सर्वाइकल कैंसर ही दूसरा सबसे आम, सबसे जनरल जो है वो कैंसर की बीमारी होती है जो महिलाओं में आता है। इसे पूरी तरह से रोकने के लिए भारत सरकार ने 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं, जो किशोरियां होती हैं, उनमें एचपीवी वैक्सीन जो है, जिसको एचपी वी वैक्सीन जो है, उस वैक्सीन का भारत सरकार का क्या नाम है? भारत सरकार का अपना वैक्सीन है और उस वैक्सीन को सर्विक्स कहा जाता है। उस वैक्सीन को सर्विक्स बोल रहा हूं, उस वैक्सीन को सर्वा वैक कहा जाता है। सर्वा सर्वा वैक। ये जो सर्वा वैक जो है वो क्या है? सर्वा वैक एक वैक्सीन है, एक टीका है जो कि भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कितने उम्र के महिलाएं हैं उनको दिया जाता है? तो 9 से 14 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं उनमें ये दिया जाता है, 9 to 14 में दिया जाता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। सर्वा वैक जो होता है वो भारत की पहली स्वदेशी क्वाड्री वैलेंट एचपीवी वैक्सीन है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है पुणे, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। किसने इसको डेवलप किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है कहाँ? तो ये पुणे में अवस्थित है। आधार पुणे वाला शायद इसके फाउंडर थे, जो मुझे याद आ रहा है। तो ये भारत का पहला चतुर संयोजक, मतलब क्वाड्री वैलेंट एचपीवी वैक्सीन है। ये भी आपको फैक्ट है जो याद रखना है। ठीक है, आपको मैं एक और बता दूं, पैप स्पीयर। ठीक है, पैप स्पीयर नहीं, पैप स्मीयर। सर्वाइकल कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए महिलाओं में जो है वो पैप स्मीयर टेस्ट जो है वो किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर का जो है वो हमको पता लगाना है, डायग्नोज करना है कि डायग्नोज कैसे होगा। तो डायग्नोज के लिए टेस्ट करवाया जाएगा और उस टेस्ट का क्या नाम होता है? सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोज के लिए जो टेस्ट होता है उसको बोला जाता है पैप, उसको बोला जाता है पैप स्मीयर।
पैप स्मीयर। ठीक है, पैप स्मीयर याद रखना है आपको। सर्वाइकल कैंसर जो होता है, कैंसर जागरूकता का जो नियम जो रिबन आपने देखा होगा ना, उसमें जो सर्वाइकल कैंसर होता है टिल वाइट रिबन रहता है, पिंक रिबन रहता है। आंसर जो पिंक जो जैसे ये देखो, ऐसे मैं बताता हूँ। अभी आपसे पूछ लिया जाए ना कि सर्वाइकल कैंसर से संबंधित जो सिंबल होता है, उसका जो रिबन होता है वो कैसा होता है, तो वो व्हाइट रिबन होता है, व्हाइट रिबन होता है। लेकिन वही स्तन कैंसर जब आएगा ना, ब्रेस्ट कैंसर आएगा, तो वो पिंक रिबन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। देखो, कैंसर पैदा करने वाले जो वायरस होते हैं उनको एक अलग नाम से जाना जाता है, और उस नाम को आपको याद रखना होगा। तो वो जो नाम होता है, तो आपसे सवाल कभी भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है ओंकोजेनिक वायरस। ओंकोजेनिक, ओंकोलॉजी जो होता है ना, वो इसी से संबंधित होता है, कैंसर से संबंधित। इस कारण से ओंकोजेनिक वायरस जो होता है, ओंकोजेनिक वायरस जो होता है वो क्या होता है, तो वैसे वायरस जो कैंसर पैदा करते हैं उनको ओंकोजेनिक वायरस जो है वो कहा जाता है। ओंकोजेनिक याद आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। तो ओंकोजेनिक, ठीक है। और जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो आपको पता है, भारत में महिलाओं में सबसे ज्यादा जो कैंसर देखने को मिलता है वो ब्रेस्ट कैंसर ही होता है। और ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो मुख्य रूप से आपको हो सकता है कि ये अनुवांशिक हो, ठीक है, मतलब हेरिडिटी से आती चली हो, या फिर ये लाइफ स्टाइल के कारण हुआ हो, या फिर ये म्यूटेशन के कारण हुआ हो। कई सारे रीजन हो सकते हैं। यूटेरिन कैंसर होता है, जो गर्भाशय यूट्रस में जो कैंसर होता है, तो जो गर्भाशय होता है उसके जो आंतरिक दीवार होती है, गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है उसको इंडोमेट्रियम कहते हैं। तो उस कैंसर को जो है वो यूटेरिन कैंसर कहा जाता है, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। ठीक है, यूटेरिन कैंसर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। उसके बाद ओवेरी कैंसर की बात करें तो ये जो होता है ना, वो ओवेरी हमारा जो अंडाशय महिलाओं में होता है उसके लिए जो है वो ये उसका कैंसर ये होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो HPV वैक्सीन जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है। टारगेटेड है जो एज ग्रुप है वो 9 से 14 है। जो इंडिजेनस वैक्सीन का नाम क्या है, तो सर्वा वैक है, सर्वा वैक है। डेवलप किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा। और टेस्ट इसके लिए जो होता है वो पैप सीमर टेस्ट होता है, पैप स्मीयर टेस्ट होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि का वर्णन करता है। क्षोभ मंडल जो होता है उसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। तो ट्रोपोस्फेयर जो होता है, वहां पे ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती चली जाएगी, तापमान के साथ उसमें वृद्धि जो हो रहा है उसका वर्णन आपको करना है कि टेम्परेचर के साथ क्या होता है। तो जैसे जैसे जो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बोल रहा हूँ, जैसे जैसे क्षोभ मंडल में आप ऊपर चले जाते हो, ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर चले जाते हो, आपका टेम्परेचर जो है वो गिरता चला जाता है। ये एक सामान्य परिस्थिति होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का जो सबसे निचला परत होता है उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कमता चला जाता है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन इसका आंसर हो जाएगा, तापमान जो है वो कमता चला जाता है। ठीक है। लेकिन जब मौसम की कुछ विशेष परिस्थितियों की हम बात करें, जैसे कि बहुत ज्यादा सर्दी की रातें हों, शांत हवाएं हों, तो इस कारण से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ने भी लगता है। तो ये अलग चीज है, ठीक है, ये अलग चीज है। ये यहाँ पे बस मैं बता दे रहा हूं। तो टेम्परेचर इंक्रीज भी होता है एल्टीट्यूड के साथ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। तो इस भौगोलिक घटना को तापमान का इन्वर्जन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इसको तापमान का इन्वर्जन जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, तापमान इन्वर्जन मतलब व्युत्क्रम या फिर प्रतिलोमन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से ठंडी और भारी हवा जो होती है वो जमीन के पास ही रुक जाती है, और जिससे क्या होता है, जिससे आपको कोहरा देखने को मिलता है, जिससे फॉग होता है, जिससे धुंध देखने को मिलता है, जिससे स्मॉग बन जाता है। और यही स्मॉग और फॉग जो होता है वो प्रदूषण का कारण बनता है, जो कि प्रदूषण के ऊपर उड़ने नहीं देता है,
और इसी कारण से आप देखते हो कि सर्दियों में दिल्ली में कितना ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो हो जाता है, कितना ज्यादा स्मॉग जो है वो हो जाता है। तो इसका रीजन होता है यही टेम्परेचर इन्वर्जन की जो फिनोमिना होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन की जो घटना होती है ट्रोपोस्फियर में, उसी से ये संबंधित है। ठीक है, उसी से ये संबंधित होता है, तो इतना आपको ध्यान रखना होगा। तो सर्दियों में पॉल्यूशन जो आप देखने को मिलता है दिल्ली में, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन जो कि गैसों को एक लीड, एक ढक्कन की तरह जो है वो कैद करके रख लेता है। रीजन मैंने बता दिया है। ऊपर जाने के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो घटता है, लेकिन कभी सर्दियों में मौसम जब साफ नहीं होता है तो वैसे में टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है, तो इंक्रीज होता है टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ, तो वो कंडीशन आपको देखने को मिलता है। आप जब पहाड़ों पर फलों के बागान में जाओगे, घाटियां जो होती है ना, वहां पे बिल्कुल निचले हिस्से में नहीं होती है। ठीक है, पहाड़ पर जब फलों के बागान जो जाओगे ना, तो वहां पे फल जो है ना वो पहाड़ के निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि थोड़ा सा ऊपर जब स्लोप पे आप जाओगे ना, वहीं पे पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि रात में जो टेम्परेचर इन्वर्जन हो उसके कारण जो पेड़ होते हैं ना, उस पे जो है वो पाला ना लग जाए, उस पे फ्रॉस्ट ना लग जाए, इस कारण से उसको बचाया जाता है। तो फलों के बागान में ये हो गया। ट्रोपोस्फियर की बात करें तो मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश हो गया, बादल का बनना हो गया, तूफान हो गया, सारी की सारी घटनाएं जो है वो ट्रोपोस्फियर में होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर के बारे में समझ में आ गया। अब ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल लैप्स टेम्परेचर की जब बात करोगे कि कितना टेम्परेचर जो है वो घटता है, तो ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप हाइट को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर क्या होगा? वो डिक्रीज होगा, नॉर्मल ऐसा होता है। लेकिन सर्दी के कंडीशन में यही उल्टा हो जाता है, और उसी को टेम्परेचर इन्वर्जन बोला जाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर में हाइट बढ़ाने से टेम्परेचर घटता है, और वो घटता कितना है? तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास घट जाता है। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? तो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, जो कि मैंने बताया कि जैसे जैसे आप हाइट को बढ़ाते हो, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है, तो उसको जो है वो टेम्परेचर इन्वर्जन कहा जाता है, जो कि सर्दियों में होता है। ठीक है, और आपको याद क्या रखना है? याद यह रखना है कि इन्वर्जन इफेक्ट जो होता है, इस इन्वर्जन इफेक्ट के कारण होता क्या है? टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, इसके कारण क्या क्या चीजें होती हैं? तो इसके कारण जो है वो फॉग हो जाएगा, इसके कारण जो है वो स्मॉग हो जाएगा, इसके कारण जो है वो प्रदूषण जो होता है, पॉल्यूशन जो होता है, वो जमीन के निचले स्तर पर ही रुक जाता है। ठीक है, आइडियल कंडीशन इन्वर्जन के लिए क्या क्या हो सकता है? तो आइडियल कंडीशन होता है कि लंबी रातें होनी चाहिए, साफ आसमान होना चाहिए, और शांत हवाएं होनी चाहिए, तब जाके ये कंडीशन जो है वो फुलफिल करेगा, तो ये कंडीशन बनती है। ठीक है, आपको नॉर्मल लैप्स टेम्परेचर जो बहुत किया गया है, यहाँ पे ऊंचाई के साथ तापमान घटने की जो सामान्य दर होती है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया ना कि 6.5 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो किलोमीटर होता है, तो ये हो गया। और यहाँ पे तो ऊंचाई बढ़ाने वाली बात हो रही है, तो नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स। उसके बाद एडियाबैटिक हीट की बात करें, एडियाबैटिक हीटिंग की बात करें, तो एडियाबैटिक हीटिंग जो होता है, यह तब होता है जब हवा के नीचे उतरने पर उस पर वायुमंडलीय दबाव जो है वो बढ़ता है, और वह बिना किसी बाहरी ऊष्मा के गर्म हो जाती है, जैसे कि चिनूक हवाएं होती है, जैसे कि लू जो है होती है। तो ये ऐसे, अगर ये ऐसे पर्वत श्रृंखला है ना, तो इससे यदि हवाएं उतर रही है नीचे, ऐसे मान लो कि हवाएं नीचे उतर रही है, तो नीचे उतर के हवाएं क्या होती है ना, हवाएं जैसे ही नीचे उतरती हैं तो उन पर वायुमंडलीय प्रेशर पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ने के कारण क्या होता है कि हवाएं नीचे उतरने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है, और इसके कारण से उसका जो है ना वो हीट बढ़ जाता है, हीट जो है वो बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाता है। ठीक है, बाहरी ऊष्मा के गर्म हो जाती है, तो वो गर्म हो जाती है, जैसे कि चिनूक हवा चलती है, जैसे कि लू चलती है, तो वो सब इसी के कारण होती है। उसके बाद आइसोथर्मिक लेयर की बात करें, तो आइसोथर्मिक लेयर वैसा परत होता है जहां पे तापमान जो है वो ऊंचाई के साथ बदलता नहीं है, बल्कि कांस्टेंट रहता है। तो सारा जो ऑप्शंस था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि विच टू टेक्टोनिक प्लेट्स मीट एट द सैन एंड्रियास फॉल्ट। देखो, सैन एंड्रियाड जो फॉल्ट है,
उस पे कौन सी दो प्लेटें आके मिलती है? देखो, पूरा जो पृथ्वी आपको देखने को मिलता है ना, पूरा पृथ्वी जो है वो 7 बड़ी प्लेटों में बटा हुआ है। पूरा पृथ्वी जो है ना, वो 7 बड़ी प्लेटों में बटा हुआ है। ठीक है? तो पूरा 7 प्लेट है। जैसे ये अमेरिका हो गया ना, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऐसे ही यूरेशियन प्लेट होता है, ऐसे ही जो है वो इंडियन प्लेट होता है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया वाला प्लेट होता है, अफ्रीकन प्लेट होता है। कई सारे जो है ना बड़ी-बड़ी प्लेटें होती हैं। तो बड़ी जो प्लेटें होती हैं वो 7 होती हैं, और छोटी-छोटी तो अनगिनत प्लेटें होती हैं जिनको गिनती भी नहीं की जा सकती। तो ये जो है ना वो एक दूसरे से नजदीक आ रही है, या तो वो एक दूसरे से दूर जा रही है। ये प्लेटें जो है वो या तो एक दूसरे के नजदीक आ रही है, नहीं तो वो एक दूसरे से दूर जा रही है। ऐसा ही दोनों के बीच जो है वो होता है। ठीक है? ये प्लेटें ऐसे रहती हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी उसको कहा जाता है। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो मैकेंजे और पार्कर के द्वारा दिया गया था 1967 में। 1967 में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो मैकेंजे, ठीक है, मैकेंजी एंड पार्कर के द्वारा दिया गया था। मैकेंजी और पार्कर के द्वारा ये थ्योरी जो है वो दिया गया था। ठीक है? तो इसमें जो छोटी-छोटी प्लेटें, जैसे प्लेटें जो होती है ना वो 3 टाइप से एक दूसरे से मिल सकती हैं। उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे इस क्वेश्चन में, बस बता देता हूं कि 3 टाइप से जा रही हैं। ऐसा हो सकता है कि पहली प्लेट ऐसे आए और दूसरी प्लेट ऐसे आए, दोनों एक दूसरे के आसपास आते रहे। एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि पहली प्लेट जो है वो ऐसे जाए और ये तो नजदीक आ रही है, और दूसरी प्लेट जो है वो अपना जो है वो इधर जाए। ये जो प्लेट है वो इधर चली जाए, ये जो प्लेट है वो इधर चली जाए, तो ये दूर वाली प्लेटें हो गई। तीसरी प्लेट ऐसी होती है जो ऐसे रगड़ खाए, इस तरीके की प्लेट रहे। तो ये 3 टाइप का प्लेट जो है वो चलता है, जिनका नाम जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है? जैसे अभी की जो प्लेट हमको समझना है ना, वो सैन एंड्रियाज जो फॉल्ट है, बस ये मैं आपको बता देता हूँ, बाकी डिटेल से कभी और पढ़ लेंगे। सैन एंड्रियाज जो प्लेट होता है ना, वो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा स्टडी किया गया ज्योग्राफिकल फॉल्ट है। ठीक है? यह जो है वो अमेरिका का जो कैलिफोर्निया स्टेट है वहां पे ये है। कैलिफोर्निया स्टेट अमेरिका का है, वहां पे ये प्लेट जो है वो है। ठीक है? और ये जो प्लेट होता है ये कैसा है? तो ये प्लेट ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है, रूपांतरण सीमा है। ये रूपांतरण सीमा है। इसका मतलब कि यहाँ दो प्लेट जो है वो एक दूसरे से टकराना या दूर जाने की बजाय एक दूसरे के अलग जो है वो अगल बगल खिसक रहे हैं। ये ऐसे खिसक रहे हैं एक दूसरे को, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो इस कारण से यहाँ पे जो है वो एक गहरा खाई जैसा बनेगा, तो उसी को फॉल्ट जो है वो कहते हैं। उसी को जो है वो फॉल्ट कहते हैं। तो ये जो है वो स्लाइड पास्ट ईच अदर होता है, एक दूसरे से वो अलग अलग जाते हैं। तो ये जो बाउंड्री कहलाती है, ये वाली बाउंड्री जो कहलाती है, इसको स्पेशल नाम होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री यह जो होता है वो फॉल्ट लाइन, ये जो फॉल्ट लाइन होता है वो पैसिफिक प्लेट, जो प्रशांत महासागर वाला प्लेट है ना, प्रशांत महासागर जो है वो इधर भी पैसिफिक है और इधर भी पैसिफिक है। तो प्रशांत महासागर वाला जो प्लेट है और नॉर्थ अमेरिका वाला जो प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिका का प्लेट ये हो गया और प्रशांत महासागर का प्लेट ये हो गया। तो ऐसे जो प्लेटें टकरा रही है ना, तो ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। तो ये जो सीमाएं बना रही है ना, ये प्रशांत प्लेट जो है वो उत्तर पश्चिम की ओर खिसक रही है। ये मानो मैं इस कलर से यदि प्रशांत प्लेट को बनाऊं, ये मान लो कि प्रशांत महासागर वाला प्लेट है, ये आधा इधर है आधा इधर है। तो ये प्लेट है ना कि प्रशांत महासागर का प्लेट जो है वो उत्तर पश्चिम की ओर खिसक रहा है। प्रशांत महासागर का प्लेट है वो उत्तर पश्चिम की ओर खिसक रहा है, नॉर्थ वेस्ट की ओर खिसक रहा है। और जबकि उत्तर अमेरिका का जो प्लेट है, उत्तरी अमेरिका का जो प्लेट है, जिसको मैं इस तरीके से ग्रीन कलर से बनाया हूं, ये प्लेट क्या कर रहा है? ये प्लेट जो होता है वो उत्तर अमेरिकी प्लेट जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर खिसक रही है। ये जो है वो दक्षिण पूर्व की ओर खिसक रही है। तो वो एक दूसरे से क्या हो रही है? एक दूसरे से दूर जा रही है प्लेट। तो ये जो है वो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री हो गई। ठीक है? अब इसी घर्षण के कारण कैलिफोर्निया जो होता है वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से रगड़ खा रही है ना। तो इसी कारण से इसमें बहुत ज्यादा जो है वो घर्षण होता है, और इस घर्षण के कारण, इस फ्रिक्शन के कारण वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो भूकंप भी आती रहती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये कौन सी प्लेट हो गई? तो ये जो हो गई पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट।
पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपको याद रखना है सैन एंड्रियाज फॉल्ट, सैन एंड्रियाज फॉल्ट। ठीक है। रिंग ऑफ फायर की बात करें तो प्रशांत महासागर के चारों ओर ना आपको जो है वो ज्वालामुखी देखने को मिलती है। लगभग 75% जो ज्वालामुखी और भूकंप जो आप देखते हो ना वो प्रशांत महासागर में ही आती है, तो इसी कारण से उसको रिंग ऑफ फायर जो है वो कहा जाता है। सैन एंड्रियाज फॉल्ट जो है वो इसी का हिस्सा भी है। ठीक है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जिसको रूपांतरण सीमा कहते हैं, या ना तो नष्ट नई क्रस्ट बनाती है, ना तो कोई नया क्रस्ट इसमें बनता है, ना ही पुरानी क्रस्ट जो है वो नष्ट होती है। केवल यहाँ पे भूकंप आता है, ज्वालामुखी जो है वो नहीं आता है। ठीक है। तो ये वाला जो प्लेट है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। ये वाला प्लेट जो है वो रूपांतरण वाला, इसमें जो है वो न्यू क्रिएशन होगा, और इसमें जो है क्या होगा कि प्लेट नष्ट होगी, इसमें नष्ट होगी, इसमें नया क्रिएशन होगा, और इसमें जो है वो कुछ नहीं होगा, इसमें घर्षण होता है तो भूकंप आता है। ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वाला हो गया। सैन एंड्रियाज फॉल्ट समझ में आ गया। उसी तरीके से आपको और भी ऑप्शंस दो दिए गए हैं, उनको मैं बात करूं तो पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो प्रशांत महासागर का प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो होता है, ये प्लेट जापान के पास मिलती है। तो ये प्लेट कहां पे मिलेगा, तो जापान के पास मिलेगा, जापान के पास ये प्लेट मिलेगी। और ये जो प्लेट होता है वो कन्वर्जेंट बाउंड्री वाला है, अभिसारी सीमा है। ये प्लेट जो है वो कैसा है, वो अभिसारी सीमा है, कन्वर्जेंट। ठीक है। ये जो है वो अभिसारी है, कन्वर्जेंट। ये सवाल जो है वो कन्वर्जेंट वाला सीजीएल 2023 जो हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था, आप पेपर उठा के देख सकते हो। अब इससे जो है वो जापान में भूकंप और ज्वालामुखी आते रहते हैं, तो ये कन्वर्जेंट बाउंड्री वाला प्लेट हो गया। उसी तरह से उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की प्लेट की बात करें, नॉर्थ अमेरिका प्लेट और साउथ अमेरिका प्लेट की बात करें, तो ये जो प्लेट होता है वो दोनों प्लेट कैरेबियन सागर के पास मिलते हैं। उसके बाद जो है नाजका प्लेट आपको देखने को मिल रही है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नाजका प्लेट और पैसिफिक प्लेट की बात करें तो नाजका प्लेट जो है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर होता है। ठीक है। साउथ अमेरिका का वेस्ट तट जो घाट है, वेस्ट जो घाट है, वेस्ट तट है, वहां पे होती है। और नाजका और दक्षिण अमेरिका प्लेट के टकराने से ही जो एंडीज पर्वतमाला आपको देखने को मिलती है ना, ये ऐसे जो एंडीज पर्वतमाला आपको देखने को मिलती है पूरी तरीके से ऐसे, वो इसी कारण से जो है वो इसी कारण से इसका फॉर्मेशन जो है वो एंडीज पर्वतमाला का हुआ है। एक दूसरे से आएगी, यहाँ पे ज्वालामुखी जो है वो ऐसा निकलेगा और पर्वत का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है। ये समझ में आ गया। बाकी तीन तरह से फॉल्ट होते हैं ना, वो आगे कभी डिस्कस कर लेंगे। तो नाजका प्लेट और प्रशांत प्लेट भी आपको मैंने बता दिया है। तो याद आपको सब कुछ रखना है। सैन एंड्रियाज फॉल्ट, तो ये कैसा टाइप का बाउंड्री है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है, कैलिफोर्निया और यूएसए के पास। ठीक है। और प्लेट्स इन्वॉल्व इसमें कौन सी है, तो पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। रिजल्ट इससे क्या हुआ, तो कोई भी वोल्केनो यहाँ पे नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ भूकंप देखने को मिलता है। नाजका प्लेट जो है वो दक्षिण अमेरिका प्लेट से टकराकर एंडीज पर्वत का फॉर्मेशन की है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो, मैं यहाँ से चीजों को मिटा देता हूँ, तो आपको यहाँ पे फिगर में भी देखने को मिल जाएगा प्लेट। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि नॉर्थ जो हमारा पैसिफिक प्लेट है, ये वाला पैसिफिक प्लेट है, और ये वाला जो है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। ये देखो इधर जा रहा है और ये वाला जो है वो इधर आ रहा है, तो इस कारण से ये जो है वो फॉर्मेशन हुआ है, इसी कारण से ये जो है वो फॉर्मेशन हुआ है। सैन एंड्रियाज फॉल्ट इसको कहा जाता है। उसके बाद जॉन हुआओ फुका भी प्लेट एक आती है, ये भी अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। जॉन हुआ जॉन डे फूका प्लेट इसको कहा जाता है, जॉन डे फूका प्लेट इसको कहा जाता है। कैलिफोर्निया प्लेट है, कई सारा देखो यहाँ पे नाजका प्लेट है, यहाँ पे कैलिफोर्निया प्लेट है, छोटी छोटी कई सारे प्लेटें जो है वो होती हैं, ध्यान आपको रखना होगा। आप पृथ्वी पे देखोगे तो पूरा जो प्लेट है वो इस तरीके से कई सारे होते हैं। जैसे ये जो है ना वो पैसिफिक प्लेट है, जो सबसे बड़ा प्लेट जो होता है वो पैसिफिक प्लेट ही होता है, जिसमें देखो आपको ये नॉर्थ अमेरिका के पास जो है वो कौन सा प्लेट मिल रहा है, तो जॉन डे फूका, जॉन डे फूका, जॉन डे फूका प्लेट जो है वो हुआन दे फूका ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो ये वाली प्लेट यहाँ पे मिलती है, तो ये जॉन डे फूका प्लेट हो गई। ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, तो नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक पे छोटा सा एक प्लेट है।
उसके बाद कोकोस प्लेट जो है वो कैरेबियन सी के आसपास आता है। कोकोस प्लेट जो है वो, ये कोकोस प्लेट आपको याद रखना है। उसके बाद जो है वो नाजका प्लेट, नाजका प्लेट ये हो गया, नाजका प्लेट, नाजका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया। ये जो होता है वो छोटा सा ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये कैरेबियन प्लेट हो गया, ये कैरेबियन प्लेट हो गया। ठीक है। उसके बाद ये फिलीपींस वाला एरिया है, तो ये फिलिपाइन प्लेट हो गया। यहाँ पे भी देखते हो कि भूकंप कितनी ज्यादा आती है। ठीक है। उसके बाद ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगा, ये भारत वाला प्लेट हो गया जो कि ऐसे जा रहा है। और ये यूरेशियन प्लेट है जो कि ऐसे आ रहा है, जिस कारण से यहाँ पे देखते हो कि वहां पे क्या हुआ है, यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। यही तो रीजन है ना हिमालय का फॉर्मेशन का। तो ये प्लेट हो गई। ये जो है वो अफ्रीकन प्लेट हो गई, और ये जो है वो ये जो है वो यूरेशियन प्लेट हो गई। अब अफ्रीकन प्लेट जो है वो इधर आ रही है, और यूरेशियन प्लेट जो है वो इधर आ रही है। तो यहाँ पे देखो अदन की खाड़ी है, अरेबियन सागर है, इन सब का फॉर्मेशन हुआ है। तो कई सारी प्लेटें हैं जिनको आपको याद रखना होगा। ये सब सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है। और कौन सा किस टाइप का प्लेट है ये भी आपको दिया हुआ रहेगा। आपको डाइवर्जेंट प्लेट जो होते हैं वो ये सब जो इस कलर में जो भी होगा वो डाइवर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट जो भी होगा वो क्या करेगा, कन्वर्जेंट बाउंड्री प्लेट, तो वो माउंटेन का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो माउंटेन का फॉर्मेशन जो है वो किया गया है कन्वर्जेंट वाले में। ठीक है। और ये जो आपको इस तरीके से ऐसा दिख रहा है ना, ये क्या है, ये जो इस तरीके से आपको दिख रहा है, यही जो है वो मध्य अटलांटिक कटल है, कटक है। मध्य अटलांटिक कटक इसको बोला जाता है। टेलीग्राफ का पठार यहीं पे है, अंदर अटलांटिक महासागर के अंदर ये है। उसके बाद ये इस कलर में जो भी आपको मिलेगा वो कैसा है, तो वो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है। 3 प्रकार के बाउंड्रीज होते हैं, इनके बारे में कभी और डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सीमेंट और निर्माण क्षेत्र में कार्बन कैप्चर तकनीक विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद ने किस स्टार्टअप के साथ साझेदारी की है। करंट अफेयर का सवाल है। तो इसने ट्रेस जीरो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है। ट्रेस जीरो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ। करंट अफेयर का सवाल है, उतना नहीं करना है, बस जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं। सीमेंट उद्योग जो है वो दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने का सबसे बड़ा स्रोत है। लगभग 8% जो है वो स्रोत इसमें होता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो बाकी सीमेंट जो होता है वो CO2 इससे क्यों निकलता है, तो सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन चाहिए, चूना पत्थर चाहिए। उसको बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे जो है वो क्विक लाइम बनता है, CaO बनता है, और CO2 गैस जो है वो उसमें टूट जाता है। देखो ये क्या है, CaCO3 है, CaCO3 है। ये क्या है, ये लाइमस्टोन है। अब इस लाइमस्टोन को यदि हम हीट करेंगे, बहुत अधिक टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे, तो ये हीट करने से क्या होता है, ये क्विक लाइम में टूटता है। CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो यही रीजन होता है। ये रासायनिक जो है वो कैल्किनेशन जो होता है, इस कैल्किनेशन से सबसे ज्यादा CO2 जो है वो निकलता है। भारत सरकार का नेट जीरो टारगेट क्या है, तो भारत सरकार ने COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, उस ग्लासगो में भारत सरकार ने कहा था कि 2070 तक हम शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है वो हासिल कर लेंगे। तो हम नेट जीरो कब स्थापित करेंगे, तो 2070 तक नेट जीरो हम कार्बन लेके आएंगे 2070 तक। ठीक है। भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसी के तहत NCB एक जो है वो संस्थान होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स जो है वो होती है, ये याद रखिएगा। करंट अफेयर का सवाल था, ये भी करंट से रिलेटेड है। इसरो ने उच्च थ्रस्ट CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण जो है वो किस केंद्र से किया था, तो केंद्र बस पूछा है। तो इसरो ने इसरो प्रोपल्सन जो महेंद्रगिरी में है, उड़ीसा में, वहां से ये किया गया है, महेंद्रगिरी वाला इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप यहाँ पे जाओगे। ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन 20 जो है वो भारत का सबसे शक्तिशाली स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है, जिसका उपयोग जो है वो LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, जिसे पहले जो है वो GSLV मार्क 3 कहा जाता था, शायद इसे ही बाहुबली भी कहा जाता है। रॉकेट को ऊपरी चरण अपर स्टेज में जो है वो इसका यूज जो है वो किया जाता है। इसरो के पास रॉकेट के इंजनों, जैसे कि जो फ्लूइड वाला होता है या फिर क्रायोजेनिक होता है, उसमें हॉट टेस्ट करने के लिए, टेस्टिंग जो हॉट टेस्ट होता है उसके लिए विशेष केंद्र है, जिसे इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स जो है वो कहा जाता है। और ये महेंद्रगिरी में है। और ये महेंद्रगिरी उड़ीसा वाला नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गया था, ये महेंद्रगिरी जो है वो तमिलनाडु वाला है।
तमिलनाडु वाला ये महेंद्रगिरी है। यहीं पर गगन मिशन जो होता है, गगनयान जो हमारा है, उसके लिए जो ह्यूमन रैटेड क्रायोजेनिक 20 जो इंजन है, इसका सफल परीक्षण भी यहाँ पे किया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। अभी सवाल ये उठता है कि ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? तो वह इंजन जो बहुत कम टेम्परेचर पर, क्रायो मतलब होता ही है अधिक ठंडा, क्रायो जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब ही होता है, क्रायो का मतलब ही होता है बहुत ठंडा, ठीक है, पर काम करता है। और इसमें ईंधन के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है -253 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और ऑक्सीडाइजर के रूप में जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन -183 डिग्री के आसपास यूज किया जाता है। तो क्रायोजेनिक जो इंजन होता है, वहां पे सवाल आपसे पूछा जाए कि क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के रूप में किसको यूज किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के रूप में किसको यूज किया जाता है? तो आपका आंसर होगा लिक्विड हाइड्रोजन। लिक्विड हाइड्रोजन। आपसे पूछा जाएगा कि क्रायोजेनिक जो इंजन होता है उसमें ऑक्सीडाइजर के रूप में कौन सा यूज किया जाता है? उसमें जो है वो ऑक्सीडाइजर के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, ऐसे लिख लो, ऑक्सीडाइजर के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में जो है वो किसका यूज किया जाता है? तो यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड O2 का यूज जो है वो यहाँ पे किया जाता है। और टेम्परेचर बहुत कम होता है। टेम्परेचर कैसा होता है? बहुत कम होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी LVM3, जिसे GSLV-MK3 भी बोला जाता है, इसको बाहुबली भी कहा जाता है, और इसी से जो है वो चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, और इसी में ये क्रायोजेनिक इंजन जो है वो यूज किया जाएगा, क्रायोजेनिक इंजन 20, क्रायोजेनिक इंजन 20, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है आपसे, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार अर्ध शुष्क क्षेत्र के लिए जो शुष्कता सूचकांक होता है वो क्या होता है? एरिडिटी इंडेक्स जो होता है वो सेमी एरिड रीजन के लिए क्या होता है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ये ऐसा सवाल है जिसका उत्तर देना पॉसिबल नहीं होता जब तक आप इतनी गहनता से चीजों को नहीं पढ़ते हो, और मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा नहीं जो है वो पढ़ते हैं। तो सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है? सेमी एरिड रीजन के लिए। तो सेमी एरिड जो रीजन होता है ये यहाँ पे है। तो सेमी एरिड रीजन के लिए जो होता वो 0.2 से लेकर 0.5 तक आता है। तो 0.2 से 0.5 तक आपका जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे। तो ये सेमी एरिड होगा। उसके बाद एरिड होता है, हाइपर एरिड होता है। तो हाइपर एरिड होता है वो 0.05 से लेकर कम 0.5 से होता है। तो ये पूरा मैंने यहाँ पे लगा दिया है। बाकी ये यूएनईपी के ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से निकाला गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं मैं चीजों को। शुष्कता सूचकांक जो होता है, एरिडिटी इंडेक्स जो होता है, ये एक भौगोलिक संकेतक होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जिसका उपयोग हम यह तय करने के लिए करते हैं कि कोई भी क्षेत्र है वो कितना सूखा है। तो यूएनईपी जो है उसने एआई जो है, एआई जो है, एआई मतलब क्या हुआ? एरिडिटी इंडेक्स, एरिडिटी इंडेक्स। तो एरिडिटी इंडेक्स जो होता है ना, एरिडिटी इंडेक्स बराबर उन्होंने कहा है P/PET, पेट, इस रूप में यहाँ परिभाषित करता है, जिसमें P जो होता है वो औसत वार्षिक टेम्परेचर को बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन को बोला जाता है, और पेट जो होता है वो संभावित वाष्पीकरण माइनस पोटेंशियल एपोपरेशन, वाष्पोत्सर्जन क्या हो रहा है उतना, ये बात होता है। देखो, यूएनईपी ने 4 वर्गों में इस ड्राई लैंड को कन्वर्ट किया है। पहला जो है वो हाइपर एरिड आता है। हाइपर एरिड जो है वो पहला आता है, जिसका मतलब बहुत ज्यादा शुष्क है, बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत ज्यादा शुष्क है। तो वो जो इसका इंडेक्स जो होता है ना वो 0.05 से भी कम होता है। इसका जो इंडेक्स होता है वो 0.05 से भी कम होता है। उसके बाद एरिड की बात करें तो वो जो इंडेक्स होता है वो 0.05 से लेकर 0.2 तक आता है। 0.05 से लेकर 0.2 का तक आता है। सेमी एरिड जो होता है वो 0.20 से लेकर 0.50 तक आता है। 0.20 से लेकर 0.50 तक आता है। और ड्राई सब ह्यूमिड की बात करें, ड्राई सब ह्यूमिड जो होता है वो 0.50 से लेकर 0.65 तक आता है। तो यहाँ पे ये भी याद रख सकोगे, ड्राई सब ह्यूमिड ये वाला हो गया, और 2 एक्स्ट्रा भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं।
बाकी याद रखिएगा कि यूएनईपी जो है इसकी स्थापना 1972 में किया गया था। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है इस राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था भारत में, और इसका मुख्यालय नैरोबी में होता है जो कि केन्या में है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। मरुस्थलीकरण की हम बात करें तो यह जो है वो अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र के जो भूमि होते हैं वहां पे लैंड डिग्रेडेशन की एक प्रोसेस होता है। तो कहाँ पे? अर्ध शुष्क और शुष्क शुष्क क्षेत्र में। अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र में, अर्ध शुष्क मतलब सेमी एरिड और शुष्क मतलब एरिड। तो इन दोनों जो एरिया होता है यहाँ पे आपको मरुस्थलीकरण डिजर्टिफिकेशन जो होता है उसका मिलता है। बाकी जो डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए कौन से दिन को मनाया जाता है? तो 7 जून को, 7 जून बोल रहा हूँ, 17 जून को जो है वो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये ध्यान आपको रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि कावेरी नदी डेल्टा में चिकने चमड़ी वाले उदबिलाव के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने उदबिलाव जो होता है उसको कावेरी रिवर डेल्टा में कंजर्व करने के लिए स्मूथ कोटेड ओटर जो होता है उसको कंजर्व करने के लिए किया गया? तो ये तमिलनाडु आपका आंसर होना चाहिए। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाओगे, तमिलनाडु। करंट अफेयर का सवाल है। उदबिलाव जो होता है, ओटर बोलते हैं, ये एक जो सेमी एक्वेटिक मैमल होता है जो कि नदियों और झीलों में पाया जाता है, और यह स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसका एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने कोलिडम नदी जो कि कावेरी की एक सहायक नदी है उसी के किनारे चिकनी चमड़े वाले जो उदबिलाव होते हैं उसके लिए विशेष संरक्षण रिजर्व प्रोजेक्ट जो है वो यूज किया गया है। तो करंट अफेयर का सवाल है ये। कावेरी नदी है, इसका उद्गम जो है वो कर्नाटक में कोडागू जिला में ब्रह्मगिरी हिल्स होती है वहीं से होती है, और इसको जो है वो दक्षिण की गंगा बोला जाता है। कावेरी, क से कावेरी और क से की हो जाता है, तो दक्षिण की गंगा हो गई, और दक्षिण गंगा जो होती है वो गोदावरी होती है। तो ऐसे कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। स्मूथ कोटेड ओटर जो होता है, स्मूथ कोटेड ओटर जो होता है, उदबिलाव जो होता है, उदबिलाव को आईयूसीएन के कौन सी स्टेटस में रखा गया है? आईयूसीएन का जो स्टेटस है वो कौन सा है? तो इसके लिए जो है वो वल्नरेबल है, इसके लिए वल्नरेबल है। ठीक है, ये वल्नरेबल कंडीशन में है, सुभेद्य है, यूं भी इसको कहा जाता है। भारत का पहला उदबिलाव उदबिलाव रिजर्व जो है वो कहाँ स्टैब्लिश किया गया था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक में स्टैब्लिश किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्मूथ कोटेड ओटर कंजर्वेशन तमिलनाडु में, कहाँ पे? कावेरी नदी या फिर कोलिडम डेल्टा आप कह सकते हो। उसके बाद डुजोंग एक होता है, उसको ऐसे पढ़ते हैं डुजोंग। डुजोंग जो होता है उसको सी काउ कहा जाता है। इसके लिए रिजर्व जो है वो भी तमिलनाडु में ही किया गया है, मन्नार की खाड़ी में। स्लैंडर लोरिस जो रिजर्व होता है वो भी तमिलनाडु में कडव्वुर जिला है वहां पे है, और कावेरी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी है, ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो द्रव्य कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फ्लूइड? फ्लूइड है कौन सा? तो फ्लूइड कौन सा है? तो फ्लूइड का सबसे पहले तो आपको जो है वो समझना होगा मतलब। जो फ्लूइड होता है इसका मतलब केवल और केवल पानी या फिर लिक्विड नहीं होता। फ्लूइड की यदि हम वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें तो कोई ऐसा भी पदार्थ जो बह सकता है, कैन फ्लो, और जिसे बर्तन में रखे जाने पर उसी का आकार लेता है, उसे जो है वो हम फ्लूइड कह सकते हैं। तो बस वो बह जाए, कैन फ्लो, वो फ्लो कर सके, तो उसको जो है वो फ्लूइड की कैटेगरी में जो है वो रखा जाता है। इसमें लिक्विड और गैस दोनों शामिल होते हैं, तो इसमें लिक्विड भी आते हैं और इसमें गैस भी आते हैं। लिक्विड होते हैं और गैस दोनों फ्लूइड में जो है वो आते हैं। तो देखते हो एक एक परिभाषा से सवाल जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, एक एक परिभाषा से सवाल आपको पूछा जाता है, तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा। जैसे विकल्प बी को आप देखो। ठीक है, बी को आप देखो, बी में जल है, जल क्या है? एक लिक्विड है, और जो है वो ऑक्सीजन एक गैस है, तो दोनों फ्लूइड होगा। वाटर और ऑक्सीजन दोनों होगा, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों फ्लूइड में आता है, तो ये तो हो गया। ठीक है, उसके साथ आप देखो कि विकल्प नंबर सी देखो, यहाँ पे वायु है,
यहाँ पे वायु है, एयर है, तो एयर क्या है, एक गैस है, और लिक्विड है तो गैस और लिक्विड फिर से हो गया, तो ये भी हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी और सी यहां से आंसर होगा। फ्लूइड का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फ्लूइड का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। फ्लूइड जो होता है वहां पे एक क्वालिटी, एक उसकी, हाँ, एक क्वालिटी उसकी होती है जिसको वेस्कोसिटी कहा जाता है, स्यानता कहा जाता है। तो किसी भी द्रव्य, फ्लूइड हो, चाहे वो तरल हो चाहे वो गैस हो, उसको बहने की जो विरोध करने का गुण होता है ना, उसी को वेस्कोसिटी कहते हैं। जैसे कि श्यानता जो होती है, जैसे ये लेयर है ना परत की, ऐसे ऐसे लिक्विड का लेयर है ना, तो क्या होता है ना इसमें कि पहला लेयर जो होता है वो दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देता है, दूसरा पहले को आगे नहीं बढ़ने देता है, तीसरा, ऐसे ही करके ये विरोध एक दूसरे पे करते रहता है। इसी को जो है वो वेस्कोसिटी जो है वो कहा जाता है। शहद की जो श्यानता होती है वो सबसे अधिक मानी जाती है, ठीक है। शहद मतलब क्या हुआ, हनी। तो फ्लूइड आपको समझ में आ गया। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ये सब आपको पता भी है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा गया है कि कथन है, उसका कारण बनाना है, तो पढ़ते हैं अभी कथन। कोयला या पेट्रोलियम उत्पादों को जलने से वायु प्रदूषण होता है। कोयला और जो है वो पेट्रोलियम उत्पाद जल रहा है तो वायु प्रदूषण हो रहा है, तो ये तो आपको आंख मूंद के भी आप जानोगे कि ये सही है। जब हम कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब हवा को प्रदूषित तो कर रहा है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, कारण क्या बोल रहा है, रीजन क्या बोल रहा है, तो कोयला, पेट्रोलियम जो है वो ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल स्रोत है। तो इसका कारण तो ये नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है, सत्य है, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, ठीक है। कोयला और पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल लगता है, इसीलिए अगर वो एक बार खत्म हो जाए तो उन्हें तुरंत दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इसी कारण से ये नॉन रिन्यूएबल है। लेकिन व्याख्या थोड़ी ये कर रहा है। कोयले के जलने से प्रदूषण इसलिए नहीं होता क्योंकि वो गैर नवीकरणीय है। प्रदूषण इसलिए होता है क्योंकि वो कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, इन सब से संबंधित जो रासायनिक तत्व होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं, इस कारण से ये होता है। तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, तो दोनों सत्य होता है और व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। आसान सा सवाल है, ठीक है, आसान सा सवाल है। एसिड रेन की बात करें तो कोयला और पेट्रोलियम के जलने से जो SO2 निकलता है और NOx निकलता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड जो निकलता है, ये बारिश के पानी से मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाता है, और इसी को अम्लीय वर्षा कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। सफेद कोल की बात करें, व्हाइट कोल की बात करें, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को सफेद कोल कहा जाता है क्योंकि यह कोयले की तरह ऊर्जा देती है लेकिन प्रदूषण नहीं करती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक को व्हाइट कोल कहा जाता है। ये आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, आपको ध्यान होना चाहिए। तो प्रदूषण का कारण फॉसिल फ्यूल में कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है उसमें कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, क्योंकि इनका भंडार सीमित है। रिन्यूएबल एनर्जी में बात करें तो सूर्य हो गया, सन हो गया, एयर हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, ये सब होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल का रहा है, ट्रांजिस्टर बनाने में अक्सर उपयोग किया जाने वाला दो तत्व कौन सा है। ट्रांजिस्टर बनाना है हमको, उस ट्रांजिस्टर में कौन सा दो तत्व जो है वो यूज किया जाता है, ये सवाल पूछा गया है। तो ट्रांजिस्टर में बहुत आसान है, सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज किया जाता है। कई बार सवाल आपसे पूछा गया है, लेकिन जो बेसिक्स है उसको समझ लेते हैं। ट्रांजिस्टर क्या है, तो ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जो कि ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रिक सर्किट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल का एम्पलीफाई करता है। तो सीधी सी बात आपको याद रखना होगा, ट्रांजिस्टर जो क्या करता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करने का मतलब कि वो बढ़ाता है, उसको एम्पलीफाई कर देता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को बढ़ा देता है। इससे बनाने के लिए हम हमेशा जो है वो सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक का यूज करते हैं, तो सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। और अर्धचालक क्या होते हैं, तो अर्धचालक वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें कंडक्टिविटी जो होती है वो होता है, ठीक है। उसमें सेमीकंडक्टर जो होते पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत चालकता, कंडक्टिविटी जो है वो होती है, वो कंडक्टर होते हैं। और इंसुलेटर उनके बीच का एक होता है, मतलब कंडक्टर भी हो सकता है, नॉन कंडक्टर भी हो सकता है, उनके बीच की एक स्थिति होती है, ठीक है। तो जब आप
पीरियोडिक टेबल जब आप देखिएगा वहां पे ग्रुप 14 का जो फैमिली आप देखिएगा जिसको कार्बन फैमिली कहा जाता है, वहां पे सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको देखने को मिलेगा, जो कि सबसे उत्कृष्ट और सामान्य रूप से प्रयोग होने वाला जो है वो अर्धचालक होता है। इसमें जो है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी कारण से यहाँ पे क्रिस्टल जालक बनता है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होता है ना, वो टाइप एन टाइप का ट्रांजिस्टर होता है, और दूसरा जो होता है वो पी टाइप का जो है वो सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है ना, यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे जो जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है वो होल के कारण होता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कारण, यहाँ पे होल के कारण। तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या होगा कि ज्यादा संख्या होगी, ये भी सवाल पूछा गया है। यहाँ पे क्या होगी, तो होल की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो पी टाइप एन टाइप आपको ध्यान रखना है। पी जो होता है वो यहाँ पे आपको, जो पी टाइप और एन टाइप का होता है इसके बारे में, और ट्राई वैलेंट और पेंटावैलेंट के बारे में बात कर लेंगे। जैसे पी टाइप जो होता है ना, वो पी टाइप का जितना भी होता है ना उसको ट्राई वैलेंट से बनाया जाता है। एन टाइप का जो होता है उसको पेंटावैलेंट से बनाया जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके आप याद रखो, 4 पॉइंट है तो इसको पेंटावैलेंट से बनाया गया, 5 हो गया, और 1 2 2 है तो यहाँ पे जो है वो आप इसको ट्राईवैलेंट से बना लो। तो ऐसे करके मैंने याद किया था, आप भी कुछ ऐसा करके याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया कि क्या होता है। बाकी बात करें सिलिकॉन वैली की, तो सिलिकॉन वैली जो है वो यूएसए में है, और भारत का जो सिलिकॉन वैली होता है वो बेंगलुरु में है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है वो किसने किया था, तो 1947 में बेल लैब्स में जॉन बार्डिन, वाल्टर बैटरन और विलियम साकले ने किया था, और इन्हीं को तीनों को एक साथ जो है वो नोबेल प्राइज भी दिया गया था, आपको पता भी होगा। शुद्ध अर्धचालक जो होता है उसकी चालकता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है जिसको डोपिंग कहा जाता है। ठीक है, और एन टाइप का जो भी अर्धचालक यदि आपको बनाना है तो इसके लिए फास्फोरस और आर्सेनिक मिलाया जाता है, और पी टाइप का अलग होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी सारी चीजें एक बार नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। बाकी आईसी चिप जो आप फोन में जो चिप लगती थी ना पहले, अब तो लगती ही नहीं है। तो आईसी चिप जो होता है ना उसका इन्वेंशन किसने किया था, तो जैक किल्वी ने किया था। ये सवाल पूछा गया एग्जामिनेशन में, तो इस कारण से ये जरूरी है। जैक किल्वी ने आईसी चिप को इन्वेंट किया था। ठीक है, पी टाइप में जो डोपिंग होती है वो बोरॉन और एल्युमिनियम की जा सकती है। पी टाइप में डोपिंग बोरॉन और एल्युमिनियम की, और एन टाइप में डोपिंग जो है वो फास्फोरस और आर्सेनिक की। ये भी पूछा जाता है, कई सारे अर्धचालक से सवाल पूछे जाते हैं, आगे हम कभी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल की फिलहाल बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल जो पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि कथन दिया गया है उस पर विचार करिए। ठीक है, तो हमसे पूछा रहा है कि पृथ्वी का कुल द्रव्यमान निम्नलिखित ठोस पिंडों पर विचार करें और उन्हें परिभाषीय के अनुसार, उन्हें परिणाम के अनुसार भारी से हल्के क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले जो आपको रखना है वो भारी रखना है, हैवी रखना है, देन जो है वो आपको हल्का की ओर बढ़ते चला जाना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते चले जाना है। तो पढ़ते हैं हम। तो यह जो है वो लॉजिक से बनेगा, जिसमें द्रव्यमान को हैवीएस्ट से लाइटेस्ट की ओर लेके जाना है। तो पृथ्वी का टोटल मास की हम बात करें, पृथ्वी का टोटल मास ऑफ पृथ्वी, तो एप्रॉक्स, तो बस एप्रॉक्स में ही चलोगे ना, तो एप्रॉक्स इसका जो है वो मतलब याद भी नहीं है आपको तो छोड़ो, आप ऐसा लेके चलो कि पृथ्वी का मास अच्छा खासा है। उसके बाद जो है वो मास ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ठीक है, मास ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो मानव के द्वारा बनाया गया है। तो ये जैसे इनसेट हो गया, आर्यभट्ट हो गया, तो इसका वजन जो है वो बहुत कम होगा ना, 2000 5000, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो ये क्रम हो गया, मतलब ये क्रम तो पहले आ ही नहीं सकता, दो कभी, तो दो कभी भी पहले नहीं आ सकता, और है भी नहीं ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखो, तीसरा जो है वो क्या है, तो पृथ्वी पर मौजूद कुल ठोस पदार्थों का द्रव्यमान, टोटल मास ऑफ सॉलिड मैटर ऑन अर्थ। तो पृथ्वी पर मौजूद जो भी टोटल मास होता है ना, चूंकि पृथ्वी पर केवल ठोस मास नहीं है, इसमें लिक्विड भी आता है, जैसे महासागर हो गया, गैस भी हो गया, ये सब भी आता है। इसलिए पृथ्वी का केवल ठोस हिस्सा संपूर्ण पृथ्वी के हिस्से से हमेशा कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल मास जो होगा वो
संपूर्ण हिस्से से हमेशा कम होगा। तो ये एक के बाद दो आएगा, एक के बाद दो आएगा, तो एक के बाद दो किस किस में है, एक के बाद दो इसमें है, एक के बाद दो इसमें है, तो ये और ये तो कम से कम आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, ये और ये तो आंसर आपका कम से कम नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है मास ऑफ एन एटम। कोई भी एटम का मास है तो वो तो सबसे हल्का होगा, वो सबसे हल्का होगा, तो 4 नंबर पे तो चौथा ही आएगा, सबसे लास्ट। तो यहां भी देख रहे हो कि सबसे लास्ट चौथा है और यहां भी सबसे लास्ट चौथा है। तो अब डिसाइड क्या करना है, अब डिसाइड ये करना है कि दूसरा नंबर पे दो आएगा कि तीन आएगा। तो दूसरा नंबर पे देखो, एक कृत्रिम उपग्रह का द्रव्यमान, ये तो कम होगा, ये तो कम होगा, आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा ये होगा पृथ्वी पे मास। तो पहले जो है वो तीन आएगा, बाद में दो आएगा, तो पहले तीन आएगा, बाद में दो आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बनेगा। आपको पता भी नहीं है, फिर भी लॉजिकली आप इसको बना सकते हो। मैंने देखो किसी का वेट नहीं लिखा है, लेकिन लॉजिकली इसको मैंने सॉल्व किया है। ऐसे ही आपको करना होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आगे के लिए याद रखो कि सबसे हल्का ग्रह आपसे पूछा जाए तो वो सैटर्न होता है, शनि होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और एटॉमिक मास यूनिट आपको पता है कि कार्बन 12 जो होता है, कार्बन 12 जो होता है उसके समस्थानिक का 1/12वां हिस्सा जो होता है, उसके इक्विवेलेंट जो है वो माना जाता है AMU को। ठीक है, AMU को माना जाता है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जाए कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सीय गतिविधियों में मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग किया जाता है वो अंदर की चीजों को देखने के लिए किया जाता है, तो वो इंडोस्कोपिक होता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पे काम करता है। ठीक है, तो इंडोस्कोपिक एक चिकित्सा प्रक्रिया है, एक मेडिकल प्रोसेस होता है जिसका उपयोग शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं, जैसे कि हमको पेट को देखना है, हमें इंटेस्टाइन को देखना है, पूरा आंत की जो नली होती है उसको देखना है, तो उसको अंदर देखने के लिए ये जो है वो यूज किया जाता है। ये इंडोस्कोप जो होता है उसमें एक लंबी पतली और लचीली ट्यूब होती है, जिसे जो है वो ऑप्टिकल फाइबर से जो है वो बनाया जाता है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिद्धांत है, उस पर काम करता है। इसमें प्रकाश किरण जो है वो फाइबर के अंदर जिग जैग पोजिशन में चलती है, ऐसे ऐसे चलती है। बाकी वो क्रिटिकल एंगल का मामला होता है, अभी नहीं समझना है इसको। ठीक है, जिग जैग से बिना किसी ऊर्जा के हानि की हुई कोई भी एनर्जी को लॉस नहीं करता, और मुड़ी हुई नली में भी प्रकाश आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते चली जाती है, और इस तरह से यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान हो रहेगा हमेशा। फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स की बात करें तो भारतीय अमेरिकी भौतिक विज्ञानी नरेंद्र सिंह कपानी जो है, उनको ऑप्टिक फाइबर का फादर कहा जाता है। तो नाम आपको याद रखना है, नरेंद्र सिंह कपानी, नरेंद्र सिंह कपानी, ये आपको याद रखना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसके लिए कई सारे कंडीशंस होते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कभी और भी पढ़ लेंगे, अभी देख लो बस इतना। इसके लिए पहला कंडीशन ये होता है ना कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए प्रकाश। प्रकाश जो है वो क्या होना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। जैसे ये यहाँ जो है वो पानी है, ये जो है वो पानी है, और पानी से लाइट जो है वो हवा में जा रही है, पानी से जो है वो हवा में जा रही है, तो डेंसर से हमेशा रेयर में जाना चाहिए। पहला कंडीशन, डेंसर सघन से रेयरर में जाना चाहिए, विरल में जाना चाहिए। उसके साथ दूसरा कंडीशन क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। क्रांतिक कोण, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ आपतन कोण इसको बोलते हैं, आपतन कोण इसको कहा जाता है। तो आपतन कोण जो होता है वो क्या होता है, तो आपतन कोण जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। TIR और कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो हीरा चमकता है इसी कारण से, रेगिस्तान में जो मिराज दिखता है वो इसी कारण से दिखता है। तो ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, नीरज सिंह कपानी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और कुछ ऑप्शंस है उसकी बात कर लें, तो जो कैट है, जिसको CT स्कैन भी आप कह सकते हो, ये कंपाउंडेड एक्सियल टोमोग्राफी जो होता है, कंपाउंडेड कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी, ये हमारे शरीर की 3D इमेज बनाने के लिए एक्सरे और कंप्यूटर का उपयोग करती है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर काम नहीं करता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन की बात करें तो सोनोग्राफी में
शरीर के अंदर इमेज बनाने के लिए उच्च आवृत्ति वाली, हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स जो होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, उनका उपयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड में। और एक्सरे फोटो तो आपको पता ही है, हड्डियों में चोट लगने को देखने के लिए एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है उसका यूज करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूर की निम्नलिखित इकाइयों पर विचार करें। दूर नहीं, दूरी डिस्टेंस की इकाई है, और उन्हें परिणाम में छोटे से बड़े की ओर आपको लिखना है। सबसे पहले छोटा होना चाहिए, देन जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो पहला जो होता है वो सबसे छोटा जो मिलीमीटर होगा, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर हो गया। मिलीमीटर के बाद माइक्रो होगा, मिली के बाद माइक्रो होगा, माइक्रो के बाद पिको होगा, पिको के बाद नैनो होगा। ठीक है, तो मिली, माइक्रो, पिको, नैनो। ठीक है, मिली, माइक्रो, पिको, नैनो। तो यहाँ पे 3 4 2 1, 3 4 2 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाओगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाओगे। ठीक है, 3 4 2 1। तो मिलीमीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर होता है। मिलीमीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर होता है। माइक्रोमीटर जो होता है, जिसको माइक्रोन कहते हैं, वो 10⁻⁻6 मीटर होता है। पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 मीटर होता है। उसके बाद जो है वो नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻9 मीटर जो है वो होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो है वो पिको हो जाएगा, पिकोमीटर सबसे छोटा, -12। उसके बाद जो है वो पिको के बाद नैनो, नैनो के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद मिली। ठीक है, तो 3 4 2 1, ये आपको ध्यान रखना होगा। इतना समझ में आ गया। उसके साथ ही आपको ये भी याद रखना होगा कि जो फेम्टो होता है, सवाल कई बार पूछा गया है, फेम्टो या फिर आप फर्मी कह लो। फेम्टो या फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 होता है। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक न्यूक्लियस का आकार मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये फर्मी फिर फेम्टो लिख लो। उसके बाद एंगस्ट्रम जो होता है, ऐसे सिंबल इसका होता है, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद लाइट ईयर जो होता है वो होता है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जो भी दूरी तय की जाए उसको लाइट ईयर बोलते हैं। तो 9.46 इंटू 10⁻15 होता है, ये भी मीटर में है। उसके बाद पारसेक जो होता है वो इससे भी बड़ा होता है, पारसेक जो है वो इससे भी बड़ा होता है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। और एक पारसेक जो होता है उसमें होता है 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी सवाल ऐसा आए तो आपको पता होना चाहिए। सबसे छोटा जो है वो फेम्टो होता है। नेक्स्ट सवाल है, बैरोमीटर के तापमान में अचानक गिरावट से क्या दर्शाता है? तो टाइप तापमान जो होता है उसमें अचानक से जब गिरावट आ रही है, इसका मतलब जो है वो तूफानी मौसम होगा। बहुत बार ऐसा सवाल जो है वो पूछा गया है। 3 प्रकार के कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का उपकरण होता है। इसमें मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए मरकरी जो है वो उसका रीडिंग के रूप में यूज किया जाता है। सडन ड्रॉप यदि आता है बैरोमीटर की रीडिंग में, तो इसका मतलब होता है कि लो प्रेशर एरिया हो जाता है, जिस कारण से नियम होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही हवाएं चलती है। और जब लो प्रेशर में हवाएं आती है तो इसका मतलब तूफान तो आएगा भाई। ठीक है, तो इसीलिए खाली जगह को भरने के लिए जब तेज हवाएं चलने लगती है तो तूफान, आंधी, ये सब आने को ये लाजमी है, आएगा ही। ठीक है, और बहुत अच्छा मौसम कब होगा, क्लियर वेदर कब होगा? तो क्लियर वेदर तब होगा, प्लीजेंट मौसम, क्लियर वेदर कब होगा? जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। बारिश कब होगी? जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा। ये 3 कंडीशन होता है, तीनों याद रख लीजिएगा। बाकी बैरोमीटर का आविष्कार जो है वो इवेंजलिस्टिक की टोरिसेली ने किया था। टोरिसेली भी याद रख लो, काफी है। वायुमंडलीय दाब को बार, पास्कल, एटमॉस्फेयर, एटीएम, ये सब में मापते हैं। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होता है, बैरोमीटर की रीडिंग जो है वो गिरती है। इसीलिए पहाड़ों पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही जो पानी है वो उबलने लगता है, जिसके कारण से खाना बनाने में वहां तकलीफ भी होती है, खाना बनाने में तकलीफ भी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तांबे के एक ठोस गोले को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा? एक सॉलिड कॉपर स्फेयर ऑफ तांबा है, सॉलिड कॉपर स्फेयर है,
उसको हम हीट करते हैं तो क्या आपको देखने को मिलेगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये थर्मल एक्सपेंशन से संबंधित सवाल है। जब हम किसी ठोस धातु, कोई भी ठोस धातु है, इस ठोस धातु को यदि हम हीट कर रहे हैं, इस ठोस धातु है, इस ठोस धातु को यदि हम हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से, जैसे तांबा यहाँ एग्जांपल दिया रहा है, गोल है, उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, थर्मल एनर्जी मिलती है उसे, और इससे तांबे के परमाणुओं की जो गतिज ऊर्जा, अंदर जो भी इसके परमाणु हो गए, उनके काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो एक दूसरे से टकराने लगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, और वह तेजी से जो है वो वाइब्रेट करने लगती है, अंदर जो भी उनके जो है वो अणु होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस कंपन के कारण परमाणु के बीच की जो दूरी है ना, परमाणु जो अंदर होते हैं उनके बीच की दूरी जो है वो बढ़ जाती है, जिससे पूरा गोला जो है वो सभी दिशाओं में एक्सपेंड करने लगता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और इस काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण, इस कंपन के काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हो रहा है, इससे कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, और इस वाइब्रेशन होने के कारण, कंपन होने के कारण क्या हो रहा है, कंपन के कारण परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। तो परमाणु जो होते हैं, एटम जो होते हैं, उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। अब एटम के बीच की दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये एक्सपेंड कर रहा है, ये एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, फैल रहा है। अब चूंकि गोला जो है वो फैल रहा है, इसीलिए उसका रेडियस बढ़ रहा है। गोला फैल रहा है, इसके लिए उसका क्या हो रहा है, तो उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है। अब रेडियस बढ़ रहा है तो त्रिज्या बढ़ेगी, रेडियस बढ़ रहा है मतलब त्रिज्या बढ़ेगी। तो गणितीय रूप से आप क्या जानते हो, गणितीय रूप से आप जानते हो कि वॉल्यूम जो होता है वो 4y3πr³ होता है। तो यदि रेडियस बढ़ रहा है तो आप ये भी कह सकते हो ना कि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और उसका जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो सरफेस एरिया होता है, वो सरफेस एरिया जो उसका होता है, सरफेस एरिया जो होता है, जो कि 4πr² होता है, इसमें आर फिर से आ रहा है, तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इनका इसका इंक्रीज करेगा, ये भी बढ़ेगा। तो आप देखो, रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इंक्रीज करेगा, मास में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाओगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ, मास पे कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा। चूंकि द्रव्यमान समान है इसीलिए वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन गर्म करने पर वस्तु का घनत्व जो है, डेंसिटी जो है, वो कमता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। व्यवहारिक उपयोग की हम बात करें तो आप देखो, आपने रेलवे पटरी जो देखा है ना, तो उन रेलवे पटरियों के बीच में गेज, ये जो डिस्टेंस छोड़ा जाता है वो क्यों छोड़ा जाता है, तो रेलवे पटरियों के बीच की खाली जगह, जो गैप जो है वो छोड़ी जाती है, ताकि गर्मियों में उष्मीय प्रसार के कारण पटरियां जो है वो टेढ़ी ना हो जाए, इस कारण से इनमें स्पेस जो है वो छोड़ा जाता है। पानी का असामान्य प्रसार भी आप देख सकते हो, एनोमरुलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अधिकांश पदार्थ क्या होते हैं ना, वो गर्म करने पर फैलते हैं, लेकिन पानी जो होता है वो क्या होता है वाटर के साथ, कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक यदि आप इसको गर्म करते हो ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो पानी का डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक होता है। 50 बार ये सवाल जो है वो पूछा गया है। तो यदि आप हीट करते हो किसी भी सॉलिड स्फीयर को, तो क्या क्या बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा। द्रव्यमान में क्या फर्क पड़ेगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल कथन और कारण से संबंधित है, पढ़ते हैं इसको। क्या है सवाल, है कि यदि कोई व्यक्ति घड़ी पहनते हुए किसी मीनार की चोटी से गिरता है, घड़ी पहने हुए, तो मुक्त पतन के दौरान घड़ी जो है वो सही समय बताती है। एक पर्सन है जो एक हाइट से नीचे गिर रही है, और वो जो है वो उसमें घड़ी है, तो घड़ी कैसे डिपेंड करता है, तो घड़ी जो है वो पेंडुलम वाला अगर रहेगा तब वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे। तो नीचे जैसे आ रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसका कम होते चला जा रहा है, क्योंकि mgh होता है वो मास पे डिपेंड करता है। mgh जो होता है वो मास पे, हाइट पे, मास, हाइट, ग्रेविटेशन, इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये mgh वाला हो गया। ठीक है, इतना बस समझ लो। तो
ग्रेविटेशनल का ये कंसेप्ट है कि जब कोई व्यक्ति मीनार से गिरता है तो वो फ्री फॉल कर रहा है। अब फ्री फॉल होने की स्थिति में मुक्त पतन से व्यक्ति जब गिर रहा है तो उसके शरीर पर मौजूद जो भी चीजें होंगी ना, उसका वेट खत्म हो जाएगा। वो भारहीनता महसूस करेगा, वेटलेसनेस महसूस करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो होता है वो जीरो हो जाता है। लेकिन व्यक्ति की कलाई पर बंधी जो मैकेनिकल स्प्रिंग वाली घड़ी होगी, रिस्ट वॉच होगी, वो बिल्कुल सही समय दिखाती रहेगी, वो बंद नहीं होगी। तो पहला कथन सही है। ठीक है, वो पहला कथन सही हो जाएगा। रीजन इसका क्या है? रीजन इसका दिया जा रहा है कि घड़ी का कार्य जो होता है वो स्प्रिंग की क्रिया पर निर्भर करता है और इसका गुरुत्वाकर्षण से कोई संबंध नहीं है। क्या ये कारण है? तो यस, ये सही है और ये कारण भी है। कलाई की घड़ी के अंदर पेंडुलम नहीं होता, और जब पेंडुलम है ही नहीं तो वो जी पर डिपेंड कैसे करेगा? ठीक है, ऐसी बात है। यह जो होता है वो क्वाइल्ड मेन स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से चलता है। एक कुंडलित स्प्रिंग होता है, उसकी जो स्थितिक ऊर्जा होती है, इलास्टिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, उससे चलती है। और स्प्रिंग की गति जो होती है वो ग्रेविटी पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती है। तो चाहे जी जीरो हो जाए, भारहीनता आ जाए, घड़ी रुकेगा नहीं, घड़ी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वही पेंडुलम वाली क्लॉक हो ना, तो पेंडुलम वाली क्लॉक में फर्क पड़ता है। तो यदि पेंडुलम वाला क्लॉक बोला जाए तब क्या होगा? तो यदि व्यक्ति ने कलाई की जगह दीवार पर घड़ी, जो पेंडुलम घड़ी है, उसको पकड़कर जो है वो फ्री फॉल करता है, तब जीरो हो जाएगा। और जीरो जैसे ही होगा तब घड़ी जो है वो जीरो हो जाएगा। तब जो है वो घड़ी ग्रेविटेशनल जीरो हो जाएगा और इस कारण से घड़ी जो है वो बंद हो जाएगी। घड़ी कुछ बताएगी ही नहीं, घड़ी जो है वो बंद हो जाएगी। ये हो गया। कारण इसका क्या होता है? तो कारण होता है कि टाइम पीरियड जो होता है ना, वो रूट 2 पाई रूट L/G होता है। और जी जैसे ही जीरो होगा तो जीरो यहाँ पे लिखेंगे, तो जीरो में किसी से भी भागा दीजिएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो समय बताएगा ही नहीं, तो पेंडुलम का दोलन ही रुक जाएगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्रियों की कलाई में स्प्रिंग वॉच जो होता है वो अंतरिक्ष स्टेशन शून्य गुरुत्वाकर्षण में भी सही से काम करता है, लेकिन पेंडुलम घड़ी काम नहीं करेगा। ये याद रखिएगा। क्यों नहीं काम करेगा पेंडुलम घड़ी? क्योंकि वो जी पे निर्भर करता है और यहाँ जी पे निर्भर नहीं करता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो बॉन्स्टेड बॉन्स्टेड अम्ल और ब्रॉन्स्टेड क्षार दोनों जैसा व्यवहार जो है वो करता है? देखो, 11th का चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ब्रॉन्स्टेड वैज्ञानिक है, उनके अनुसार क्षार का डिफिनेशन अलग होता है, उनके अनुसार अम्ल का डिफिनेशन अलग होता है। मैंने जब अम्ल, क्षार और लवण पढ़ाया था तो उसके बारे में कई सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो जो थ्योरीज दी थी उनको मैंने आपको बताया था, चाहे लुविस का हो, सब कुछ बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोस्टेंड लोरी की कंसेप्ट जो होता है उसके अनुसार बताएं तो एसिड क्या होता है? ब्रोन्स्टेड के अनुसार हम बताएं तो एसिड का अपना अलग कैरेक्टर होता है और बेस जो होता है, क्षार जो होता है, उसका अपना कैरेक्टर होता है। एसिड का कैरेक्टर होता है वैसे पदार्थ जो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन मतलब क्या? हाइड्रोजन आयन को दान करे, डोनेट करे, उसको बोलते हैं एसिड। और वैसे पदार्थ जो प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन जो होता है, उसको जो है वो एक्सेप्ट करे तो वो जो है वो क्या करता है? वो बेस कहलाता है। तो वे प्रोटॉन जो प्रोटीन दे भी सकते हैं और प्रोटीन ले भी सकते हैं, उसको एम्फोटेरिक जो है वो कहा जाता है, क्योंकि वो एसिड बेस दोनों की तरह काम करता है। तो उसको एम्फ्री प्रोटिक भी कहा जाता है, एम्फ्री प्रोटिक भी इनको कहा जाता है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो कैसे व्यवहार करता है? तो सबसे पहले तो आप आंसर लिख लो। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर होगा, HCO3। उसके बाद माइनस में है, तो ये क्या है? ये बाइकार्बोनेट आयन है। बाइकार्बोनेट जो आयन होता है वो क्या होता है? वो प्रोटॉन डोनर भी होता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर भी होता है। यह अपना जो हाइड्रोजन आयन दान करने के बाद जो है वो क्या बनता है? HCO3- है। अब यहां से पहला जो है वो डोन कर देगा, डोनर के रूप में यदि काम करता है, तो डोनर के रूप में हाइड्रोजन दान करेगा तो ये क्या बनेगा? ये कार्बोनेट आयन बन सकता है। तो HCO3 ने हाइड्रोजन निकाल दिया। हाइड्रोजन जब निकालेगा तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन जब यहां से निकल जाएगा तो ये CO3 हो जाएगा। CO3 और नेगेटिव में 2 चलता है, 2 आयन इसके पास है।
क्योंकि एक पहले से निकाला हुआ है और एक हाइड्रोजन और हमने निकाल दिया है, ये बन गया। अब ये जो है वो HCO3 दूसरा जो है वो एक्सेप्टर के रूप में भी काम करता है। कैसे काम करता है? तो इसमें एक्सेप्ट कर लिया H को, H प्लस को एक्सेप्ट यदि कर लेगा तो वो कैसे होगा? तो ये होगा H2CO3, ये भी हो जाता है, तो दोनों की तरह ये काम कर लेता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। पानी जो होता है वो भी दोहरी भूमिका निभाता है। पानी भी एक एम्फोटेरिक पदार्थ होता है, जो कि अम्ल हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोनियम जो H3O प्लस होता है उसको बनाने के लिए, और क्षार जो होता है वो हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, दोनों की तरह काम कर लेता है। आर्हेनियस के अनुसार जो एग्जाम्पल है वो भी मैंने बता रखा है आपको डेफिनेशन, कि H प्लस देने वाले और OH H प्लस जो देता है उसको अम्ल बोलते हैं, OH माइनस जो जो देता है उसको क्षार बोलते हैं। लुइस के अनुसार इलेक्ट्रॉन पेयर जो ग्रहण करने वाले होते हैं वो अम्ल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर जो दान करने वाले होते हैं वो क्षार होते हैं। सब कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है। एम्फोटेरिक क्या होता है? दोनों की तरह काम करता है, उसको एम्फोटेरिक बोलेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो सब कुछ दिया भी हुआ है, एनसीईआरटी का सीधा सा है, मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, देख लो। एनसीईआरटी का सीधा सा एग्जाम्पल है, उसको उठा के बस दे दिया है, इसको मिटा ही देता हूँ। तो इसका आंसर जो है वो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया, ब्रोंस्टेड अम्ल और ब्रोंस्टेड क्षार दोनों के, तो ये एम्फोटेरिक होगा, एम्फोटेरिक होगा। और यहाँ पे बताया गया है कि प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है कि निम्न हाइड्रीन परीक्षण में प्रयुक्त होता है। निन हाइड्रीन जो टेस्ट होता है उसमें क्या यूज किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। निन हाइड्रीन परीक्षण में, निन हाइड्रीन परीक्षण में, तो 19वां नंबर का सवाल है। इसका आंसर होगा अमीनो एसिड की पहचान करने के लिए, अमीनो एसिड की पहचान करने के लिए। तो निन हाइड्रीन जो टेस्ट होता है ये केमिकल होता है, वो डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड सेकेंडरी जो होता है वो एमाइंस, अल्फा अमीनो एसिड, ये सब के लिए होता है, ठीक है। तो ये सीधा सा किसके लिए होता है? ये जो होता है वो अमीनो एसिड के, अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन, अमीनो एसिड की पहचान के लिए किया जाता है। निम्न हाइड्रीन परीक्षण जो होता है वो अमोनिया या फिर प्राथमिक और द्वितीयक अमीनो एसिड जो होता है उसमें उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। जब निम्न हाइड्रीन रसायन को अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन की बुनियादी इकाई होता है अमीनो एसिड, उसके साथ गर्म किया जाता है तो ये रिएक्शन करता है, और इस रिएक्शन में गहरा नीला या फिर बैगनी रंग, डीप ब्लू या फिर पर्पल कलर जो है वो बनाता है, और इस विशेष बैगनी रंग को रूहे मैन पर्पल जो है वो कहा जाता है। इसको रूहे मैन पर्पल जो है वो कहा जाता है। तो निनहाइड्रीन टेस्ट जो होता है वो, निनहाइड्रीन जो है वो टेस्ट होता है, उसमें जो यदि आपका डीप ब्लू और पर्पल कलर आ रहा है, डीप ब्लू या फिर पर्पल कलर आ रहा है, तो ये जो होता है इस विशेष जो रंग होता है ना, इस रंग को रूहेमैन पर्पल जो है वो कहा जाता है, इसको रूहेमैन पर्पल जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये रिएक्ट करता है तो ये डीप ब्लू और पर्पल पिगमेंट जो बनाता है, और इसको रूहेमैन पर्पल जो है वो कहा जाता है। इसका फॉरेंसिक में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। पुलिस और जो क्रिमिनल सीन होता है ना, उसमें मूवी में भी आप देखोगे, अदृश्य अंगुलियों के निशान जो फिंगरप्रिंट जो है वो खोजने के लिए निनहाइड्रीन का ही स्प्रे करते हैं, क्योंकि हमारे पसीने जो होते हैं ना उनमें अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, इस कारण से वो बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो प्रोटीन की इकाई जो होती है वो अमीनो एसिड होती है। 20 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे बॉडी में होती है, 9 जो है वो आवश्यक होते हैं और 11 जो है वो गैर आवश्यक होते हैं, मतलब वो हमारे बॉडी में खुद ही बन जाती है, तो इस कारण से उनको हमको नहीं लेना पड़ता है बाहर से, ठीक है। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो निनहाइड्रीन टेस्ट जो होता है वो नेगेटिव जब दिखेगा तो वो व्हाइट हो जाएगा, पॉजिटिव निनहाइड्रीन टेस्ट होगा तो वो पर्पल हो जाएगा। इसका मतलब है अमीनो एसिड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स जो है वो हो जाएगा, और जो बनता है वो प्रोपेलिन जब प्रेजेंट इसमें होगा तब वो येलो कलर का बन जाएगा, ठीक है। प्रोपेलिन फॉरेंसिक में यूज किया जाता है। बाकी और ऑप्शंस की बात करें, जो एल्डिहाइड की पहचान आपको करनी है तब कैसे आप करिएगा,
ठीक है, तो एल्डिहाइड का पता लगाने के लिए रसायन विज्ञान में जो टेस्ट होता है उसको टॉलिन परीक्षण कहा जाता है। एल्डिहाइड के लिए जो टेस्ट होता है उसको टॉलिन्स टेस्ट जो है वो कहा जाता है। टॉलिन्स टेस्ट कहा जाता है। सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोलते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको कहा जाता है। और फ्लेमिंग परीक्षण भी इसको जो है वो, इसमें फ्लेमिंग टेस्ट का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है वो फ्लेमिंग नहीं, फेलिंग टेस्ट, इसको जो है वो फेलिंग टेस्ट का भी उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इसमें इस विज्ञान में टॉलिन परीक्षण और जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं और फेलिंग परीक्षण है, इसका उपयोग जो है वो एल्डिहाइड में किया जाता है। तो दो टेस्ट मैंने आपको बताया, एक जो है वो टॉलिन टेस्ट इसको कहते हैं और दूसरा जो है वो फेलिंग टेस्ट इसको कहा जाता है। फेलिंग टेस्ट इसको कहा जाता है। आपको अल्कोहल की पहचान करनी है। कैसे करोगे भाई अल्कोहल की पहचान? तो प्राथमिक और द्वितीय और तृतीयक अल्कोहल के बीच अंतर करने के लिए एल्को एल्कोस टेस्ट होता है। हाँ, एल्कोस नहीं, ल्यूकोस टेस्ट होता है। इसका जो टेस्ट होता है उसको कहा जाता है ल्यूकोस टेस्ट, अल्कोहल की पहचान के लिए। ठीक है, उसके बाद एमाइड या फिर प्रोटीन, एमाइड या फिर प्रोटीन, एमाइड जो होता है इसकी पहचान के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एमाइड होता है या फिर प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं एक दूसरे से, प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, मैंने 50 बार बताया है। तो एमाइड और प्रोटीन की पहचान के पता लगाने के लिए जो होता है वो बाईयूरेटिक परीक्षण किया जाता है। बाईयूरेटिक, बाई यूरेट टेस्ट, बाईयूरेट टेस्ट जो है वो इसलिए किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, सवाल ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आयोडीन टेस्ट भी आपसे सवाल पूछा जाता है। आयोडीन टेस्ट जो है वो किस लिए किया जाता है? तो आयोडीन टेस्ट जो होता है वो फूड में स्टार्च कितना अवेलेबल है, उस स्टार्च को चेक करने के लिए किया जाता है। तो स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह नीले काला रंग देता है। ठीक है, नीला काला रंग देता है। उसके साथ ही साथ जो है वो बेनेडिक्ट परीक्षण किस लिए किया जाता है? बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो किस लिए किया जाता है? तो बेनेडिक्ट जो टेस्ट होता है वो यूरिन में ग्लूकोज का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन, मूत्र में शर्करा है या फिर नहीं है इसकी पहचान में किया जाता है। तो ये सब बार बार पूछा जाता है। तो निनहाइड्रीन टेस्ट अमीनो एसिड के लिए फिंगरप्रिंट में यूज होता है, पर्पल कलर दे देता है। और प्रोलीन बनाएगा तो वो जो है वो येलो कलर देता है। टॉलिन या फिर फिलिंग टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड्स जो अल्कोहल होते हैं उनके टेस्ट में, सिल्वर मिरर भी इसको कहते हैं। उसके बाद ब्यूरेट टेस्ट जो होता है वो एमाइड के लिए यूज होता है। प्रोटीन जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड को पहचानने के लिए। आयोडीन टेस्ट जो होता है वो स्टार्च के लिए। बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन के लिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका बॉन्ड ऑर्डर समान है? बॉन्ड ऑर्डर जो है वो किसका समान है ये पूछा जा रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर 11 का सवाल है। देखो, आपको ये आइसो इलेक्ट्रिक रूल जो है वो पता होना चाहिए। जिन अणुओं या फिर अणुओं में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आइसो इलेक्ट्रिक होता है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर भी जो है वो समान होता है। जिन अणुओं में आइसो इलेक्ट्रिक होते हैं, वैसे अणु जो आइसो इलेक्ट्रिक है, आइसो इलेक्ट्रिक जो होते हैं उनका जो है वो बॉन्ड ऑर्डर समान होता है। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इक्वल होता है। तो जब आप सभी को देखिएगा बॉन्ड ऑर्डर को जो भी आपको दिया गया है, तो जैसे आप यहां से देख लो सी एन है, एक को मैं बताता हूं। जैसे सी है तो कार्बन 6 हो गया, नाइट्रोजन जो है वो 7 हो गया। उसके साथ एक चार्ज माइनस वाला है, माइनस वाला चार्ज है मतलब एक और है इसके पास।
एक और आएगा, क्योंकि जब कोई देता है कोई लेता है तभी तो वो माइनस बनता है ना। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 7 6 13 एक 14 हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो 14 पूरा हो गया। 14 इलेक्ट्रॉन है। अब 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज जैसे कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 होता है। ये सब याद करना पड़ता है और कोई उपाय है नहीं। ये हो गया। ऑक्सीजन का देखो O2 है। O2 मतलब क्या है? ऑक्सीजन का 8 होता है, और 8 जो है वो क्या कितने बार है? 2 बार है। तो यहां से 16 हो गया इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 2 होता है। 16 इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर हमेशा जो है वो 3 होता है, तो 14 का जो है वो 3 हो गया। उसके बाद NO प्लस जो आपको दिख रहा है, तो ये क्या होगा? N हो गया। N के लिए 7 आएगा। O के लिए जो है वो क्या होगा? O के लिए 8 आएगा। प्लस प्लस एक चार्ज है, मतलब एक माइनस घटेगा, एक जो है वो माइनस करेगा। तो 8 7 15, 15 में से एक गया तो 14। तो 14 जब है तो इसका 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन वालों का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 होगा। 14 इलेक्ट्रॉन वाला का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। उसके बाद इधर देखो, कार्बन कार्बन का जो है वो 6 है इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन जो है उसका जो है वो 7 है। उसके बाद एक चार्ज है, मतलब एक लेके रखा हुआ है, तो हटा देते हैं एक माइनस। तो ये है 7 6 13, 13 में से एक गया तो वो 12 हो गया। तो 12 इलेक्ट्रॉन वाले जो होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। 12 इलेक्ट्रॉन वाले जो होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि पहला और तीसरा जो होता है वो दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन है और दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसका कारण क्या होगा कि विकल्प जो है वो ए जो है वो सही हो जाएगा। 1 और 3, 1 और 3 जो हो गया बॉन्ड ऑर्डर समान होता है। ऐसे ही निकलता है बॉन्ड ऑर्डर भाई, तो ध्यान रख लीजिएगा। बाकी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आइसो इलेक्ट्रिक का सेम होता है, ये रूल आप याद रख लो। बाकी बॉन्ड ऑर्डर ऐसे जोड़ा जाता है, जो भी आपको N2 बॉन्ड ऑर्डर मिलता है वहां पे 3 होता है और बाकी जो है वो 2 होता है, बस ये याद रखना। बॉन्ड ऑर्डर का रूल क्या होता है? जैसे 14 इलेक्ट्रॉन बराबर बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब 14 से ऊपर या नीचे जाने पर बॉन्ड ऑर्डर जो है ना वो 0.5 घटता चला जाता है। जैसे 14 इलेक्ट्रॉन आपके पास है मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 है। 15 इलेक्ट्रॉन है मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा। जैसे आपके पास 14, ये रट लो, 14 इलेक्ट्रॉन यदि आपके पास है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है। अब इसके बाद जो भी आएगा ना वो 14 से नीचे घटता चला जाएगा, और 14 से ऊपर जो है वो जाओ या फिर नीचे जाओ, इससे ऊपर जाओ या फिर नीचे जाओ, 0.5 जो है वो घटता चला जाएगा। तो यदि 15 इलेक्ट्रॉन है तो फिर 0.5 जो है वो घटा दो, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। 16 इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर फिर से 2 घट जाएगा। अब आपको यदि 13 इलेक्ट्रॉन कर देते हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 14 है, उससे एक कम कर रहे हैं, तो 3 में जो है वो कितना कम होगा? 0.5 जो है वो कम हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो 14 वाले का बस याद रखना है कि 3 होता है, और उससे ऊपर जाओ नीचे जाओ, हर एक संख्या पे 0.5 घटते चला जाता है, बस ये याद रखना है। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना अधिक होगा वह बंधन उतना ही स्ट्रांग बनाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर यदि ज्यादा होता है तो इसका मतलब होगा कि वो जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, ये भी याद रखना है। उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है, बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है। अब लेंथ ज्यादा होगा तभी ना ज्यादा उसको मेहनत करना पड़ेगा, कम है तो ज्यादा हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आइसो इलेक्ट्रिक वाला रूल याद रख लो, 14 इलेक्ट्रॉन वाला रूल याद रख लो। ठीक है। और ठीक है, और 16 इलेक्ट्रॉन वाला याद रखिएगा, 16 इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो वो 2 होता है। 20 क्वेश्चन तक मैंने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे 1 घंटा 33 मिनट के आसपास चला गया और मुझे 37 सवाल तक डिस्कस करना है, तो आई थिंक 2 पार्टों में इसको ले जाना ज़्यादा बेहतर होगा।
क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो काफ़ी अधिक होता है ना, तो इस कारण से ड्यूरेशन तो बढ़ेगा ही वीडियो का। तो आप आई होप कि आप आराम से वीडियो को देखोगे, चीज़ों को समझोगे, कोई सजेशन होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। पीडीएफ इसका जो है वो मैं धीरे-धीरे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। आपको पीडीएफ बाय करना है तो उसके लिए मैंने प्रोसेस बता रखा है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।